अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स में एक छोटा सा टॉपिक है हाफ लाइफ का, थोड़ा आसान से एक कॉन्सेप्ट है, इसे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इसके लिए पहले फेज में हम कुछ चीज़ें सोच लेते हैं। So the phenomena in which a nuclei emits radiation and changes into other nuclide या nuclides is known as radioactivity. Basically ये रेडियो एक्टिविटी को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया कि रेडियो एक्टिविटी क्या है, या एक्टिविटी भी कह सकते हैं आप। अच्छा, अब हमारे पास ये तो हमें पता लग गया ये क्या फिनोमिना हम अब समझने जा रहे हैं। दूसरे नंबर पे जो मैं यहाँ पे एक चीज समझाना चाहूंगा तो ये है कि अगर आप रेडियो एक्टिव फर्स्ट करते हैं, ये मैं दो ग्राफ ड्रॉ करूंगा और इन दो ग्राफ्स को हम कंपेयर करेंगे और यहाँ से हम कुछ समझेंगे। तो ये मैं तो ये कुछ कोशिश की है मैंने। ये ग्राफ देखें आप, तकरीबन आइडेंटिकल है और ये दोनों ग्राफ जो हैं ये फर्स्ट करते हैं हमारे पास कोई एलिमेंट है रेडियो एक्टिव एक्स, उसके जो न्यूक्लियोटाइड एक्स है उसके ही ग्राफ्स हैं रेडियो एक्टिव डिके के। ठीक है, ये जो रेडियो एक्टिव डिके के यानी अनस्टेबल न्यूक्लियस डिके करके स्टेबल बनते जा रहे हैं, और उसके लिए जो कर्व हमने ड्रॉ किया, ग्राफ ड्रॉ किया है, ये हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है, से द टाइम ओवर हियर इज इन सेकंड्स, टाइम सेकंड्स में ले लेते हैं। अब यहाँ पर वाई एक्सिस पे कुछ भी हो सकता है बेटा, मास हो सकता है, नंबर ऑफ न्यूक्लाइड्स हो सकते हैं, एक्टिविटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, उसकी मुझे अभी टेंशन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पहले फेज में मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, दोनों ग्राफ्स आइडेंटिकल है। ये जो यहाँ पे इसके ग्राफ का कर्व जो नजर आ रहा है, इस कर्व को हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल डिक्रीज है। तो ये एक्सपोनेंशियल कर्व बन रहे हैं। तो जब भी रेडियो एक्टिव डिके होता है तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल जो है वो डिक्रीज आता है, किसके अंदर बेटा, अनस्टेबल न्यूक्लियाइड्स की अवेलेबिलिटी में, एक्टिविटी में, व्हाटएवर जो भी आप टर्म सोचें। तो मैं आपके लिए नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड्स को यहाँ सोचूं, तो यहाँ पर ताकि आपको जरा समझने में आसानी हो जाए, तो यहाँ पर n जो है कोई नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड्स है, n इज नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाइड्स। ठीक है, ये न्यूक्लियाई है हमारे पास अनडिकेड, और यानी अनडिकेड अनस्टेबल न्यूक्लियाइड, मैं ये कहना चाह रहा हूँ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड। सही है। अब ये दोनों कर्व्स जो हैं, ये दोनों कर्व्स आइडेंटिकल हैं,
और यहाँ पर जो मैं पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये दोनों कर्व्स जो है मैंने डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर प्लॉट किए। फर्स्ट करते हैं, पहला वाला कर्व जो है ये मैंने प्लॉट किया है एट द टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस। ये सैंपल जो रेडियो एक्टिविटी गो थ्रू हो रहा है, अनस्टेबल न्यूक्लियस अपने आप को क्या कर रहे हैं बेटा, डिके कर रहे हैं। और उसका जो कर्व मैंने यहाँ ड्रॉ किया हुआ है, इसको फिगर नंबर से, इसको फिगर 1 कह लेते हैं। तो फिगर 1 में जो आपको नजर आ रहा है इस वक्त, इसको मैं इस वक्त सर्कल कर रहा हूँ, इसका जो कर्व आपको नजर आ रहा है ये 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है। बिल्कुल सेम यही एलिमेंट जब मैंने एक डिफरेंट टेम्परेचर पे रखा, से इसको मैंने रख दिया 3000 डिग्री सेल्सियस पे, तब भी बेटा मेरे पास जो इसका कर्व है वो कर्व बिल्कुल सेम आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये मैं यहाँ से जो पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ, जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि जो रेडियो एक्टिविटी होती है या रेडियो एक्टिव डिके होता है, तो रेडियो एक्टिव डिके जो है इट्स अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है, बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स। सो फैक्टर्स मतलब जैसे मैंने यहाँ पे अभी क्या कंसीडर किया था, टेम्परेचर को, जैसे टेम्परेचर हो गया, लाइक मैग्नेटिक फील्ड हो गई, लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ह्यूमिडिटी हो गई, प्रेशर हो गया, व्हाटएवर कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर, फिजिकल फैक्टर आपके जहन में आता है। तो रेडियो एक्टिव डिके जो है वो स्पॉन्टेनियस होता है, डज नॉट डिपेंड अपॉन कि आपके पास जो है टेम्परेचर कुछ और है तो एक्टिविटी का पैटर्न कुछ और हो जाएगा। तो दोनों पैटर्न आपको सेम मिलेगा, ठीक है। अब इन ग्राफ्स के अंदर थोड़ा सा मैं और यहाँ पे वेरिएशन ला रहा हूँ, ठीक है। अब मैं वेरिएशन ये ला रहा हूँ, अब देखिएगा आप, ये मैं इसमें हूँ, ये इस तरह की किंग्स लेके आ रहा हूँ मैं, और ये अनइवन से, ठीक है। ये जो आपके पास, ये जो मैंने अप एंड डाउन इस तरह से ये यहाँ पर ये काम किया है, ये किंग्स ड्रॉ किए हैं, ये क्या है, इनको कहते हैं बेटा, ये है फ्लक्चुएशंस, ठीक है, ये फ्लक्चुएशंस है, ठीक है। सही है बेटा, जो रेट है उसके अंदर फ्लक्चुएशन है, सही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये दोनों के लिए हम ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसा ना हो कहीं आप सोचे एक में हो रहा है दूसरे में नहीं हो रहा, दोनों के लिए ड्रॉ कर लेते हैं। बेटा ये जो फ्लक्चुएशन आपको नजर आ रही है दोनों के अंदर डिफरेंट है, सेम नहीं है, आप देख लें, पैटर्न डिके का सेम है लेकिन फ्लक्चुएशंस डिफरेंट है, सही है। तो ये जो फ्लक्चुएशंस डिफरेंट है, तो ये फ्लक्चुएशंस डिफरेंट क्यों है, इन फ्लक्चुएशंस के डिफरेंट होने का रीजन क्या है, तो ये जो फ्लक्चुएशंस हैं, इसको अगर मैं यहाँ पे आइडेंटिफाई करूं तो ये शो करती हैं कि रेडियो एक्टिव डिके इज रैंडम। रेडियो एक्टिव डिके क्या होता है, ये रैंडम होता है। रैंडम से क्या मतलब है कि व्हेन एंड विच ऑफ द न्यूक्लियाई विल डिके, वन कैन नॉट प्रिडिक्ट कि कौन सा कब डिके कर जाएगा। तो ये जो आपके पास एक्सपोनेंशियल जो डिक्रीज थी इसके अंदर, ये जो कर्व आपने देखा यहाँ पे बेटा, इस कर्व के अंदर जो एक्सपोनेंशियल डिक्रीज है इसके अंदर आपको फ्लक्चुएशन नजर आ रही है। और ये जो फ्लक्चुएशंस हैं ये किसको शो कर रही है, ये रैंडम नेचर को शो कर रही है। बेटा ये एमसीक्यू आता है इस टाइप का, तो ये फ्लक्चुएशन किसको शो करती है, रैंडम नेचर ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। और व्हाट इज मेंट बाय रैंडम नेचर ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, वन कैन नॉट प्रिडिक्ट which of the nuclei will decay and when that will decay, ठीक है, या एक सेकंड में कितने डिके करेंगे या अगले मिनट में कितने डिके करेंगे, वन कैन नॉट प्रिडिक्ट। ये सारा प्रोबेबिलिटीज के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है।
तो इसका मतलब रैंडम नेचर को अगर आप इसको CIS में लिखेंगे तो आपने इसके लिए क्या स्टेटमेंट वहां पे लिखनी है, तो आपने वहां पे every atom has fair chance to decay, ठीक है। मेरा ख्याल है हमें तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दूसरा इसमें एक और चीज भी मैं ऐड कर दूं, ये भी MCQ बेटा इस तरह के देखे हैं मैंने। जैसे अगर ये हमारे पास एक ग्राफ है और इसमें इस तरह की लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, या ये हमारे पास ग्राफ है और इस तरह की लाइन बना देंगे, तो ये सारे के सारे रेडियो एक्टिव डिके के ग्राफ नहीं है। रेडियो एक्टिव डिके का ग्राफ कैसा होगा? रेडियो एक्टिव डिके का ग्राफ बिल्कुल एग्जैक्ट इस शेप में होगा, ठीक है। ये आप देख लें, यहाँ पर टाइम 0 पे सर्टेन वैल्यू होगी और उसके बाद ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीज हमें नजर आएगा। आई होप मेरा मैसेज कन्वे हो गया रेडियो एक्टिव डिके से रिलेटेड। तो ये रैंडमनेस मैं फिजिकल क्लास में भूल गया था ये फ्लक्चुएशन समझाना, तो ये मैंने पहले फेज में तो ये आपको रैंडम और स्पॉन्टेनियस की ग्राफ से समझाने की कोशिश की, ठीक है। तो कर्व का शेप है दोनों ग्राफ्स में, कर्व का शेप सेम है, दिस शोज स्पॉन्टेनियस नेचर ऑफ द रेडियोएक्टिव डिके। और फ्लक्चुएशन जो आपको नजर आएंगे, ये फ्लक्चुएशन डिफरेंट पैटर्न में, तो ये डिफरेंट होगी क्योंकि वन कैन नॉट प्रेडिक्ट। अगर ये बिल्कुल एक जैसा होता तो फ्लक्चुएशन जो है यहाँ पे और यहाँ पे बिल्कुल सेम आपको नजर आ रही है, डिफरेंट है। तो ये रेंडमनेस शो करती है न्यूक्लियर रिएक्शंस की। तो मेरा ख्याल है मेरा मैसेज कन्वे हो गया। अब इससे आगे चलते बेटा, अब हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो हाफ लाइफ से रिलेटेड है। और हाफ लाइफ को यूजुअली हम जब डिनोट कर रहे होते हैं तो हम लोग हाफ लाइफ को डिनोट करते हैं इस तरह से, या कुछ लोग इस तरह भी लिख देते हैं, कोई मसला नहीं है, ये एक सिंबल है। अब हाफ लाइफ है क्या? तो हाफ लाइफ की डेफिनेशन अगर आपने याद करनी है तो वन ऑफ द, वैसे तो MS से भी याद की जा सकती है, द टाइम टेकन फॉर हाफ द नंबर ऑफ एटम्स इन सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स टू डिके। वन ऑफ द वे, इस तरह से भी इसको आप लोग जो है, ठीक है, ये आपके पास एक, नहीं ये ग्राफ ओरिजिन से कैसे स्टार्ट होगा बेटा? जब टाइम 0 के ऊपर हमारे पास कुछ ना कुछ अनस्टेबल न्यूक्लियाइड्स होंगे तो हम कैसे इसको 0 से स्टार्ट कर सकते हैं? तो दैट इज नॉट पॉसिबल, 0 से स्टार्ट नहीं हो सकता ये ग्राफ, ठीक है। ये ग्राफ हमने यहाँ ड्रॉ किया है, आप खुद देखिए। फर्ज करते हैं ये नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड्स हैं, तो टाइम 0 के ऊपर बेटा आपके पास फर्ज करते हैं 2 मिलियन न्यूक्लियाइड्स हैं। अब टाइम 0 पे 2 मिलियन न्यूक्लियाइड्स हैं, ऐसा तो नहीं है टाइम 0 पे 0 न्यूक्लियाइड्स होंगे और न्यूक्लियाइड्स बढ़ते जाएंगे। ये जो है अनस्टेबल न्यूक्लियाइड्स की बात हो रही है, ये डिकेड न्यूक्लियाइड्स की बात बिल्कुल भी नहीं हो रही। मेरे ख्याल है मेरी बात क्लियर होगी है। अब बेटा इसको डिफाइन कर लेते हैं, रेडियो एक्टिव हाफ लाइफ को मैं अपने वर्ड्स में भी डिफाइन कर लेता हूँ, ठीक है। तो
ठीक है, आप इसको याद करें। टाइम फॉर द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप टू बी रिड्यूस टू 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल। बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है बेटा, मैं इसको फॉर्मूलों की मदद से नहीं, इसको मैं जो है डिफरेंट अप्रोच से सोचता हूँ। जैसे फर्स्ट करते हैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, मैं नंबर स्मॉलर साइज दे दूंगा। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल 1000 न्यूक्लियाइड्स हैं, और ये कब है, जब टाइम हमारे पास जीरो है। व्हेन वी स्टार्टेड ऑब्जर्वेशन दैट टाइम इज जीरो, एट दैट मोमेंट ये हमारे पास जो न्यूक्लियाइड्स हैं ये हमारे पास हैं अनडिकेड न्यूक्लियाइड्स। अनडिकेड कौन से होते हैं, जिन्होंने अभी डिके करना है, डिसइंटीग्रेट करना है, टूटना है। ठीक है, ये अनडिकेड न्यूक्लियाइड्स हैं आपके पास, ये न्यूक्लियाई आपके पास है 1000 फॉर सपोज। अब बेटा ये इससे 500 हो गए। अब ये 1000 से 500 हुए, तो अब इसने 1000 से 500 होने में जितना टाइम कंज्यूम किया है ये कहलाएगी फर्स्ट हाफ लाइफ। इनिशियल नंबर कितना था 1000, 1000 से 500 होने में इसने जितना टाइम कंज्यूम किया, दैट इज व्हाट एग्जैक्ट हाफ होने में जो इसने टाइम कंज्यूम किया, इसको आप क्या कहेंगे, इसको आप हाफ लाइफ करेंगे। दिस इज फर्स्ट हाफ लाइफ। अच्छा, इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। फॉर सपोज हम कहते हैं जी ये इससे आगे ये हो गए 250, 500 का हाफ कर दिया। अब 500 का हाफ किया 250 हो गए, तो इसमें जो इसने टाइम कंज्यूम किया दैट टाइम इज सेकेंड हाफ लाइफ, ये सेकेंड हाफ लाइफ है। और इसी तरह से 250 से ये फर्दर हाफ हुए 125 हो गए, तो इसमें ये जो टाइम कंज्यूम करेंगे तो दैट इज थर्ड हाफ लाइफ। और ये इसी तरह से बेटा प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इस सारी सिचुएशन को सोचने से पहले हम एक बात पहले एक और डिसाइड कर लें। ये याद रखें कि कोई भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप आपको दिया जा रहा है, कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल दिया जा रहा है, उसकी फॉर ईच न्यूक्लियाई हाफ लाइफ, ठीक है, हाफ लाइफ इज कांस्टेंट। ऐसा नहीं है कि इस टाइम में कोई फर्क आ जाए। अब ये जो मैं बात कह रहा हूँ इसका मतलब समझ लो। अब इसका कहने का मेरा मकसद ये है कि अगर आपके पास फॉर सपोज यहाँ पे टाइम है जीरो, तो फर्स्ट हाफ लाइफ फर्स्ट करते हैं 2 डेज, यानी हाफ लाइफ 2 डेज की। ठीक है, तो ये जीरो से कन्वर्ट हो रहा है, और ये जीरो से 500 होने में 2 डेज कंज्यूम कर रहे हैं। इसी तरह से 500 से 250 में कन्वर्ट होने में फर्दर 2 डेज कंज्यूम करेगा। ठीक है, और 250 से 125 होने में फर्दर 2 डेज कंज्यूम करेगा। ये 2 डेज जो है ये मैंने इसकी हाफ लाइफ कंसीडर की। तो हर एक सैंपल जो भी रिमेनिंग है उसका एग्जैक्ट हाफ होने में जो टाइम कंज्यूम होगा वो कांस्टेंट होगा, वो फिक्स्ड होगा। तो इसका मतलब किसी भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप के लिए आपके पास जो हाफ लाइफ है वो कांस्टेंट होगी, वो फिक्स्ड होगी। ठीक है, इसमें मेरा ख्याल है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर होता तो अब तक कोई ना कोई क्वेश्चन आ गया होता। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये बात हमें क्लियर होगी। अब मैं इसको एक दफा फिर यहाँ से थोड़ा सा इसको कट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास जो है ये आ गया बेटा। अब अब इसको एक और टर्म में सोचें। ठीक है, इस तरह की टर्म्स में सोचें। देखें, टाइम जीरो पे जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड्स हमारे पास हैं, मैं उसको कह रहा हूँ जो भी नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड्स हैं यहाँ पर, व्हेन द टाइम इज जीरो लेट दिस बी एन नॉट। ये टाइम जीरो है, टाइम जीरो पे एन नॉट नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या बना, मैं क्या सिंबल ले रहा हूँ, एन नॉट मेरे पास है इनिशियल नंबर
ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई। ठीक है, मेरा ख्याल है इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। और जितने भी मैं यहाँ पे अब डिस्कस करूंगा, पहले हम देख लेते हैं। एन नॉट से, अब इनिशियल एन नॉट है, एन नॉट का हाफ हो जाएगा फर्स्ट हाफ लाइफ पे, तो इसका मतलब 1/2 एन नॉट हाफ हो गया। ठीक है, अब बेटा इससे आगे फर्दर सोचे। इससे अगर मैं फर्दर सोचता हूँ तो अब ये 1/2 एन नॉट का भी हाफ होगा। यानी मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, इसको जरा यहाँ पर सोचें। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब आपके पास है 1/2 एन नॉट, अब इसका भी हाफ होगा, यानी इसको भी अब आपने हाफ करना है, 2 पे डिवाइड करना है, तो ये 1/2 एन नॉट ये हो जाएगा। देखें ये हमारे पास जो लिखा हुआ है ये डिवाइडेड बाय 2 जो मैं कर रहा हूँ, इसका मतलब है डिनोमिनेटर में 1 है, तो 1/2 एन नॉट जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये फ्लिप हो जाएगा, तो ये 1/2 हो गया। तो ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 1/4 एन नॉट। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो यहाँ पर फर्दर 1/2 का जो हाफ होगा, अब वो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 1/4 एन नॉट। इसी तरह से आगे और सोचें आप, तो ये हमारे पास जो है यहाँ से, अब ये 1/4 एन नॉट का हाफ करेंगे, इसको हाफ करेंगे तो कितना बनेगा, 1/4 एन नॉट डिवाइडेड बाय, इसको भी हमने 2 पे डिवाइड किया, तो 1/4 एन नॉट 1/2, तो दिस इज 2 into 4 8, तो 1/8 एन नॉट। तो अब हमारे पास यहाँ पर आ गए 1/8 एन नॉट, और इसी तरह से बेटा आगे सोचते जाएंगे। ठीक है, 1/8 का हाफ कर दें, इसको 2 पे डिवाइड कर दें। तो अब आपको ये बात समझ में आई है। इसको मैं थोड़ा सा टेबुलर फॉर्म में लिखने की कोशिश कर लेता हूँ। तो जब मेरे पास जो है टाइम है 0, उस वक्त अनडिकेड न्यूक्लियाइड्स जो हैं, ये मैं अनडिकेड न्यूक्लियाई को मैं एन से डिनोट करता हूँ। ठीक है, तो जब टाइम 0 है उस वक्त अनडिकेड न्यूक्लियाइड्स हैं एन नॉट, और जब टाइम इक्वल टू फर्स्ट हाफ लाइफ हो जाएगा उस वक्त ये हो जाएंगे 1/2 एन नॉट। और जब हमारे पास टाइम टी जो है दैट इज इक्वल टू 2 हाफ लाइफ्स, तो उस वक्त हमारे पास ये जो न्यूक्लियाइड्स हैं ये कितने हो जाएंगे, 1/4 एन नॉट्स। ठीक है, और इसके बाद फर्दर इससे आगे सोचे, अगर ये थर्ड हाफ लाइफ है, टाइम जब थर्ड हाफ लाइफ पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1/8 एन नॉट। और अगर इसी तरह से हम ये सोचें कि हमारे पास ये फोर्थ हाफ लाइफ है, तो ये बन जाएगा बेटा 1/16 एन नॉट एंड सो ऑन। इस तरह से आपके पास ये जो नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियाइड्स हैं ये आपके पास क्या होते जाएंगे, ये आपके पास रिड्यूस होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, क्योंकि न्यूक्लियाइड्स जो है वो डिके करते जा रहे हैं, तो जो अवेलेबल अनस्टेबल अनडिकेड न्यूक्लियाइड्स हैं उनकी क्वांटिटी रिड्यूस होती जाएगी। तो मेरे ख्याल से ये मेरा एक मैसेज ये कन्वे हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बेटा मैं वापस इस कैलकुलेशन की तरफ जाता हूँ। अब मैं आपको एक और कैलकुलेशन समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पर इस पोर्शन के ऊपर इस वक्त फोकस कर रहा हूँ। मेरे पास ये 1000 न्यूक्लियाइड्स थे, और इन 1000 न्यूक्लियाइड्स को अब मैंने आपको जो एक और इम्पोर्टेंट बात समझानी है, जो आप बच्चे अक्सर गलती करते हैं, इस पर केयरफुली। ये जो 1000 आपको यहाँ नजर आ रहा है ये अनडिकेड न्यूक्लियाइड्स है। ये जो 500 है ये रिमेनिंग अनडिकेड न्यूक्लियाइड्स है। ये 250 ये रिमेनिंग अनडिकेड न्यूक्लियाइड्स है। 125 ये रिमेनिंग अनडिकेड न्यूक्लियाइड्स। ये जितने भी न्यूक्लियाइड्स यहाँ पे मैं काउंट कर रहा हूँ ये सारे के सारे अनडिकेड है, यानी इन्होंने, ये रेडियो एक्टिव है, इन्होंने अभी डिके करना है। ठीक है, ये डिके नहीं किया इन्होंने। सही है, मेरी बात क्लियर होगी है।
तो ये जो नंबर आ रहा है ये अनडिकेड न्यूक्लियाइड्स का। अगर मैं आपको कहूँ कि बेटा आप यहाँ पर सोचें कि आपके पास जो अनडिकेड न्यूक्लियाइड्स थे, इसके पैरेलल अगर आप यूं सोचें कि आपके पास जो डिकेड न्यूक्लियाइड्स हैं उनकी क्वांटिटी को भी आप जरा कैलकुलेट कर लें। ठीक है, जो डिके कर गए न्यूक्लियाई वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऐसा पूछा जा सकता है P2 के अंदर। अच्छा, अब मुझे इसको मैं जो डिके कर गए हैं इनको मैं डिनोट कर देता हूँ बेटा। फर्स्ट करते हैं इसको हम डिनोट कर देते हैं डेल्टा एन से। ठीक है, ये डिकेड न्यूक्लियाइड्स। अब डेल्टा एन कैसे फाइंड किया जाएगा, अब जरा इसको समझें। इसका फॉर्मूला मैं डिजाइन कर देता हूँ आपको। डेल्टा एन इज इक्वल टू एन नॉट माइनस एन। ये इक्वेशन मैंने एक डिजाइन कर दिया आपको। अब एन नॉट क्या चीज है, एन नॉट इज द डिकेड न्यूक्लियाई जो एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है। एन नॉट क्या चीज है, दिस इज इनिशियल नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाइड्स जिन्होंने अभी डिके करना है। और इनिशियल नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई बेटा कब होते थे, व्हेन द टाइम इज जीरो। यानी ये वो न्यूक्लियाई है जब टाइम जीरो होगा उस वक्त जो आपके पास क्वांटिटी होगी। तो भाई ये एन कौन से न्यूक्लियाई हैं, तो ये एन जो है ये वो अनडिकेड न्यूक्लियाई हैं जो एग्जामिनर ने आपसे सर्टेन टाइम पे बताकर आपको वो बताएगा या आप कैलकुलेट करेंगे। ये अनडिकेड न्यूक्लियाई एट गिवन टाइम। अब मैं अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए यहाँ पर एक थोड़ा सा मैथमेटिकल जो है कैलकुलेशन को यहाँ पे यूज करूँ। ठीक है, अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन को यूज करने के लिए मैं दोबारा यहाँ आ रहा हूँ इस एग्जांपल पे अपनी। मेरे पास इनिशियली 1000 थे, तो दिस इज माय एन नॉट, ये मेरा एन नॉट है। अब मैं अगर आपको कहूँ कि बेटा कैलकुलेट number of decayed nuclei after 3 हाफ लाइफ्स। 3 हाफ लाइफ्स के बाद कितने आपके पास न्यूक्लियाई डिके कर गए। ठीक है, अब आपने सोचा कि यार मेरे पास जो है इनिशियली 1000 अवेलेबल हैं, फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद ये हो जाएंगे 500 यानी अनडिकेड 500 होंगे। सेकेंड हाफ लाइफ के बाद मेरे पास 500 का हाफ 250 हो जाएंगे, यानी ये हमारे पास सेकेंड हाफ लाइफ होगी। ठीक है, और 250 से ये होंगे 125, और ये कब हो रहा है, ये थर्ड हाफ लाइफ। यानी आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ मेरे पास अनडिकेड न्यूक्लियाइड कितने हैं, 125। ठीक है, यानी इस फॉर्मूले में जो मैंने यहाँ पे लिखा था कि डेल्टा एन इज इक्वल टू एन नॉट माइनस एन, इस फॉर्मूले में ये जो 125 है ये गिवन टाइम के ऊपर अनडिकेड न्यूक्लियाइड्स हैं, और एन नॉट जो है दैट इज द इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड्स। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास डिकेड न्यूक्लियाइड्स जो हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, हमारी बात क्लियर होगी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो इस केस में जो हमने क्वेश्चन दिया है ये आ गया 1000 और ये आ गया 125। अब इसको सब्ट्रैक्ट करके मुझे बताओ क्या आंसर आएगा। 875। तो 875 न्यूक्लियाई डिके कर गया। दिस इज द नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियाइड्स। ये मैंने डिकेड न्यूक्लियाई आपको कैलकुलेट करना सिखाया है। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें हो तो भाई सवाल पूछ लीजिएगा, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, सही है बेटा। तो ये मेरे ख्याल से मैंने कोशिश की है कि आपको ये बेसिक सा डिफरेंस समझा दूं। अब मैं ग्राफ की तरफ जाता हूँ उसके कि रेडियो एक्टिविटी का ग्राफ कैसा रीड करते हैं। ये रेडियो एक्टिव डिके का हमें एक ग्राफ गिवन है, और इस कर्व के ऊपर हम देख रहे हैं। इस कर्व को पहले तो हम सोचते हैं, तो ये हमारे पास कर्व कैसा है बेटा, ये एक्सपोनेंशियल हमारे पास
कर्व है, एक्सपोनेंशियल डिके होगा। अब वो एक्टिविटी का हो, काउंट रेट्स का हो, कुछ भी हो बेटा, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो है ये डिके जो है हमेशा एक्सपोनेंशियल शेप में बनेगा। और ये कर्व बेटा याद करना, ये एमसीक्यूज में पूछता है, तो ये आपको ऑप्शन चूज करने में आसानी होगी। अब मैं यहाँ पर जो है हाफ लाइफ को ढूंढूंगा। तो मैंने क्या करना है, मैंने देखो टाइम जीरो को देखना होगा सबसे पहले। तो ये एक्स एक्सिस पे मेरे पास टाइम है, और टाइम जीरो पे बेटा, टाइम जीरो पे मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई को रीड किया, दैट इज 80। ये है काउंट्स पर मिनट, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई नहीं है, ये काउंट्स पर मिनट है। तो काउंट्स कितने हैं आपके पास, 80 है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, इनिशियल काउंट्स आ गए। जैसे मैंने इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड सोचे थे, तो ये इनिशियल काउंट्स आ गए। और इनिशियल काउंट को बेटा डिनोट किससे करते हैं, सी से डिनोट करते हैं। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, सी नॉट। सी नॉट का मतलब है इनिशियल काउंट्स। तो मेरे पास इनिशियल काउंट्स कितने हैं, 80 हैं। अब बेटा अगर मुझे इसकी हाफ लाइफ ढूंढनी है, तो मुझे 80 को क्या करना पड़ेगा, 2 पे डिवाइड करूंगा मैं। तो 80 को जब मैं 2 पे डिवाइड करता हूँ, तो ये मेरे पास 40 आ जाते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ से ग्राफ से, ये मेरे पास 40 आ गया, ग्राफ से मैं 40 पे आया, ये 40 आ गया बेटा। ठीक है, इस 40 से ये मैंने इस तरह से लाइन ड्रॉ की गिवन ग्राफ पे एग्जाम में, और ये मेरे पास इस तरह से ये टाइम आ गया। ये वो टाइम है जहाँ पे ये एग्जैक्ट हाफ हो रहे हैं। और इसको मैं क्या कहूँगा, इसको मैं कहूँगा कि ये जो है हमारे गिवन जो भी रेडिएशन है, जो आइसोटोप है, उसका हाफ लाइफ है। तो ये हाफ लाइफ कितना आ गया यहाँ पे, हाफ लाइफ आपके पास आ गया, दैट इज 2 days। ये यूनिट डेज में, तो ये 2 days आ गया। ठीक है, अब 40 से फर्दर, ये देखो ये हमारे पास था, दिस इज आर सी नॉट। तो ये हमारे पास 40 आ रहा है, 1/2 सी नॉट। तो अब 1/4 सी नॉट जो है कितने टाइम पे आएगा, रीड करके मुझे व्हाट्सएप करें। सबको नजर आ रहा होगा, खुद रीड करें यहाँ से ग्राफ से। यानी 40 का हाफ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। जी, तो 40 का हाफ, जी बेटा सही कहा है आपने, 20 आ गया 40 का हाफ। तो इस 40 के हाफ पे यहाँ पे आए तो टाइम आपको नजर आ रहा है कितना, 4। तो इनिशियल टाइम जीरो से दो हाफ लाइफ का टाइम कितना हो गया, 4 days। लेकिन 40 से 20 में कन्वर्ट होने में टाइम कितना लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है, ये आपके पास 20 और 20, ये आपके पास आ गया 4। तो इन बिटवीन, इन दोनों के दरमियान ये टाइम जो है ये कितना है बेटा, 2 days है। आप देख लें, ये भी आपके पास, ये भी 2 days था पहला वाला, और इससे नेक्स्ट भी 2 days है। सही है, 1/4 करने पे, 1/4 करने पे काउंट रेट्स को 1/4 किया तो 20 हो गए, और 20 पे टाइम कितना आ रहा है, 4। तो यानी 40 का हाफ होने में फर्दर 2 days लगे। अब 20 का हाफ करो, अगर आप 20 का हाफ करते हो, तो ये 20 का हाफ कर रहे हैं, तो ये 6 days बन रहा है, तो फर्दर 2 days है। तो मैंने कहा था ना हाफ लाइफ कांस्टेंट रहती है, तो हाफ लाइफ पे कोई फर्क नहीं आता। ठीक है, तो ये ग्राफ रीड करना मेरा ख्याल है आप लोगों को आ चुका है, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने जो है, एक मिनट यहाँ पे कहीं होगा, मैंने बेटा ये सेव माई एग्जाम के क्वेश्चंस थे, हाँ ये सेव माई एग्जाम से मैंने ये डाउनलोड किया था। तो ये आप लोगों के लिए कि ये सॉल्व करके मुझे इसमें ऑप्शन बताएं, ये आपको नजर आ रहा है इस वक्त। तो ये क्वेश्चन मैंने सेव माई एग्जाम से जो है ये डाउनलोड किया हुआ है, मेरे ख्याल से कैथी है राइटर इसकी, मुझे नाम कंफर्म नहीं है। तो ये प्लीज मुझे हाफ लाइफ कैलकुलेट करके बताएं।
भैया आपको मेरी आवाज आ रही है, नजर भी आ रहा होगा आई होप। तो मुश्किल काम तो नहीं था। मैं चलो इसको जूम कर देता हूँ। तो हाफ लाइफ कैलकुलेट करें, इनिशियल काउंट देखें, टाइम जीरो पे कितने हैं। टाइम जीरो पे, ये टाइम जीरो है, टाइम जीरो पे है 800। ठीक है बेटा, 800 से हाफ हुआ 400, और 400 का हाफ किया, बिल्कुल सही कहा बेटा आप लोगों ने, 5 आवर्स। ठीक है बेटा, मिनट्स कहाँ से आ गए, इसमें मिनट्स तो है ही नहीं, ये आवर्स में गिवन है, मिनट्स नहीं है बेटा। देखो ये 800 है ना टाइम जीरो पे, तो 800 का हाफ करोगे तो 400 होगा। अब इस 400 पे यहाँ पे आओ और यहाँ से टाइम को रीड करो, तो ये कितना आ रहा है बेटा, 5 आवर्स आ रहा है ना। ठीक है, अच्छा आपने आवर्स के मिनट बना दिए, तो आवर्स के मिनट बनाए, 5 आवर्स आ रहा है, तो 5 × 60, तो ये 300 सेकेंड्स। ठीक है बेटा, मेरी मिस्टेक है, मैंने ऑप्शन असल में नहीं पढ़े थे। ठीक है, जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा बेटा, ये जीरो से कभी स्टार्ट होगा भी नहीं। टाइम जीरो पे जो भी काउंट होगा वो इनिशियल होगा, जो भी न्यूक्लियाइड्स होंगे वो इनिशियल होंगे, और ये ग्रेजुअली डिक्रीज करते हैं। और बेटा ये एंड कभी भी जीरो पे नहीं होगा, ये एक्सपोनेंशियल कर्व है ना, एक्सपोनेंशियल कर्व कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करता, ये याद रखिएगा। ये डिके, ये जो कर्व होता है ये कभी भी एक्स एक्सिस पे जीरो पे टच नहीं करेगा। यानी अगर एमसीक्यू की ऑप्शन में, अगर आपसे एक मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, अगर इस तरह का ग्राफ हो, फर्ज करते हैं, ठीक है, और आपको ये रेडियो एक्टिव डिके का यूं ग्राफ दे दिया जाए, और आपसे पूछा जाए कि ये ग्राफ जो है ये आप बताएं ये रेडियो एक्टिव कर्व है, तो ये गलत है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे कभी भी टच नहीं करेगा। रेडियो जो आपके पास एक्सपोनेंशियल कर्व होता है वो एक्स एक्सिस को टच नहीं करता, ये हमेशा यहाँ पे इस तरह के सिनेरियो होगा, ये कभी भी टच नहीं करेगा। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि ये अब हमें क्लियर हो गया है, ये हाफ लाइफ ग्राफ से रीड कर सकते हैं। अब एक और कैलकुलेशन थी इसमें, वो हम जो है यहाँ पर देखते हैं, शायद हमें मिल जाए, इन नोट्स में थी इसके, थी, एक मिनट। यस, ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। A particular radioactive sample contains 2 million undecayed nuclides. So it contains 2 million undecayed atoms. So this is what, this is our N naught, initial time zero. After a year, ठीक है, after a year क्या situation हो गई? After a year there are only 500,000 atoms left undecayed, यानी 500,000 रह गया। और what is the half life of the material? आपको हाफ लाइफ ढूंढनी। अब इसके बहुत सारे मेथड हैं जो मैं खुद यूज करता हूँ ना, वो मैं आपको आपसे शेयर करता हूँ। तो मैं इसका एक फॉर्मूला बना लेता हूँ, टी इज इक्वल्स टू एन मल्टीप्लाइड बाय हाफ लाइफ। ये मैंने एक इक्वेशन इसकी डिजाइन कर ली। अब इसमें टी क्या है, टी जो है दैट इज द गिवन टाइम, ये हमारे पास जो है गिवन टाइम है। देन व्हाट अबाउट दिस एन, ये एन क्या चीज है, एन इज द नंबर ऑफ हाफ लाइफ, एक हाफ लाइफ है, दो हाफ लाइफ है, तीन हाफ लाइफ है। ठीक है, और उसके बाद ये टी 1/2, एवरीवन नोज नाउ, ये हमारे पास हाफ लाइफ। ठीक है, अब बेटा इसको जरा सोचते हैं। अब ये इसने कहा 2 मिलियन थे, ठीक है, 2 मिलियन थे, तो ये 2 मिलियन का मतलब 2 × 10⁻⁶। तो फर्स्ट हाफ लाइफ पे ये कितने हो जाएंगे,
1 × 10⁶, ठीक है। ये हो गया आपके पास फर्स्ट हाफ लाइफ। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हाफ लाइफ में कितने हो जाएंगे, ये 500,000 हो जाएंगे, 500,000 हो जाएंगे। तो इसका मतलब जो नेक्स्ट आपके पास हाफ लाइफ है उसके अंदर ये आपके पास क्या हो गया, ये 500,000 हो गए। यानी कितनी हाफ लाइफ आपको पता लग गई, एन की, स्मॉल एन की वैल्यू यहाँ से कितनी है बेटा, 2 आ गई। अब फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखते हैं। टाइम उसने कितना दिया है बेटा, उसने इन अ ईयर, 1 साल, ठीक है। तो 1 साल का मतलब ये है कि t इज इक्वल टू n इंटू हाफ लाइफ। तो t इज, से फॉर एग्जांपल मैं मंथ्स में रख देता हूँ 12 मंथ्स, n इज 2 इंटू हाफ लाइफ। अब बेटा ये 6 मंथ जो है इसकी क्या आ जाएगी, इसकी हाफ लाइफ आ जाएगी। कैलकुलेशन समझ में आई है? मैं इस तरह से इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ इस इक्वेशन से। तो ये बहुत ज्यादा इक्वेशन यूज होती है, आप जब पास्ट ईयर सॉल्व करेंगे उसमें आपको नजर आएगी। आपके पास एक सर्टेन टाइम पीरियड होगा, एग्जामिनर उस सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर आपको जो है या तो हाफ लाइफ दे देगा, नंबर ऑफ हाफ लाइफ पूछेगा, या फिर वो आपको जो है इस तरह से, जैसे ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में था उसने टाइम दे दिया, तो वो नहीं, ये तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है। मंथ पे तो मैंने इसलिए कर दिया कि थोड़ा सा आपको एक आइडिया देने के लिए। इस पे 1/2 हाफ अ ईयर भी हो सकता है बेटा, ये डेज में भी पूछ सकता है, 6 × 30 कर देंगे, ये आवर्स में भी हो सकता है, वो तो डिपेंड करेगा यूनिट क्या दिया उसने। तो ये मेरा मैसेज कन्वे हो गया। तो हमारे पास टोटल टाइम गिवन था और हाफ लाइफ गिवन, हमने हाफ लाइफ को सोच लिया जो मैंने मेथड आपको बताया, ठीक है। इसी तरह से ही सोचिएगा। इसकी कुछ लोग इक्वेशंस भी कोट करते हैं, मैं उन इक्वेशंस के हक में नहीं हूँ, ये ज्यादा आसान लगता है मुझे तरीके का, ठीक है। उसमें लॉग वॉग इन्वॉल्व हो जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं उसमें बहुत ज्यादा इक्वेशंस में, ठीक है। किसी को अगर कोई क्वेरी है तो पूछ ले भाई इसमें, मेरे ख्याल इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सही है। अब इससे आगे चलते हैं, कार्बन डेटिंग की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो है यूजेज ऑफ हाफ लाइफ में, हाफ लाइफ इन आर्कियोलॉजी, या इसको क्या कहते हैं, इसको कार्बन डेटिंग भी कहते हैं। ये एजिंग के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा यहाँ से, इसमें कुछ टाइपिंग एरर्स भी हुए हैं, बार देख लेते हैं। कार्बन 14 हैज एन हाफ लाइफ ऑफ 5600। अच्छा, ये डिपेंड करता है, कुछ बुक्स में ये जो है ये 5700 ईयर्स भी गिवन है। ये एग्जामिनर आपको बताएगा, वटेवर जो भी वो यूज कराएगा आपसे, ठीक है। तो ये हमारे पास ये लिखा हुआ है ह्यूमंस, मैंने कहा ना टाइपिंग एरर्स है। ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट एब्जॉर्ब कार्बन 14 थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कार्बन 14 को एब्जॉर्ब करते हैं, और कैसे एब्जॉर्ब कर रहे हैं, थ्रू एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड। अ स्मॉल अमाउंट इन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिस्ट एज कार्बन 14। तो CO2 में एक स्मॉल अमाउंट इसके, इस आइसोटोप का भी, कार्बन 14 का। लिविंग एनिमल्स एंड वेजिटेबल्स हैव कांस्टेंट अमाउंट ऑफ कार्बन 14 बिकॉज कार्बन 14 डिके विल ऑलवेज बी रिप्लेस्ड। जितनी डिके हो रही है, जब हम उसको कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम इनहेल कर रहे होते हैं तो वो जो है उसके साथ रिप्लेस होती जाती है। अब असल काम शुरू हो गया, अब जरा गौर करें। हाउएवर डेट बीइंग, जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाएगा तो अमाउंट ऑफ कार्बन 14 इन इट विल डिक्रीज बिकॉज न्यू कार्बन 14 विल नॉट बी एब्जॉर्ब, ठीक है। तो अब उसके अंदर वो जो रिप्लेस करने वाला सिस्टम था, जैसे ही किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का लाइफ खत्म होगा तो कार्बन 14 अब उसके अंदर ऐड नहीं होगी। जब कार्बन 14 ऐड नहीं होगी तो उसका लेवल डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब क्या किया जाता है, अब यूं when an antique or human skills are found, their age can be determined measuring the reactivity of carbon 14 in it, ठीक है। अब ये कार्बन 14 से कैसे हम फाइंड करेंगे, इसको हम यहाँ पे सोचते हैं। तो हमारे पास
यहाँ पर फर्ज करते हैं एक फॉसिल है, हमें एक फॉसिल मिला, और ये फर्ज करते हैं कि फॉसिल है हमारे पास, और ये हमने जो है यहाँ पर ये अपनी जीएम ट्यूब रखी, ये जीएम ट्यूब से हमने इस पे से काउंट्स ले लिए। सपोज दैट इस पे काउंट्स आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल इस पे काउंट्स आ रहे हैं 20 काउंट्स पर सेकंड, ठीक है। तो 20 काउंट्स पर सेकंड आ रहे हैं इस फॉसिल से। तो अब हमने एक फ्रेश पीस लिया उसी एनिमल का अगर है, या किसी भी फॉसिल का कोई फ्रेश पीस लिया, और उसके ऊपर से जो है हमने जीएम ट्यूब रखी ये, और यहाँ से हमने काउंटर्स लिए, फर्स्ट करते ही आ रहे हैं 100 काउंट्स पर सेकंड। अब हमने कंपेयर करना है 100 काउंट्स पर सेकंड से 50 काउंट्स, अच्छा 80 कर देता हूँ, 80 का हाफ 40, 80 कर देते हैं, ये आ जाते हैं हमारे पास 80 काउंट्स पर सेकंड। तो 80 का हाफ हो जाएगा 40, और 40 का हाफ हो जाएगा 20 काउंट्स पर सेकंड। तो कितनी हाफ लाइफ हो गई? 80 से 40 होने में एक हाफ लाइफ, और 40 से 20 होने में फर्दर एक हाफ लाइफ, तो ये 2 हाफ लाइफ हो गई। तो कितनी हाफ लाइफ आ गई? एन स्मॉल एन आ गया 2 हाफ लाइफ। अब बेटा एक हाफ लाइफ जो है, 1 हाफ लाइफ का जो टाइम है वो आपके पास जो है वो कितना है? वो है 5600 ईयर्स। तो 2 हाफ लाइफ के लिए कितना टाइम बन जाएगा? तो दिस वुड बी 2 इंटू 5600 ईयर्स। इसका आंसर बताओ। जी बेटा 11200 ईयर्स, ये 11200 ईयर्स जो है ये इसकी एज आ गई फॉसिल की। कार्बन डेटिंग इस तरह से यूज होती है, इससे हम जो है आर्कियोलॉजी में यूज करते हैं, तो वहां पर हम इससे डेटिंग कर सकते हैं। बेसिक, बहुत ज्यादा मैं इसकी डिटेल में नहीं गया हूँ, बड़ा बेसिक से समझाया। इसी तरह का एक आसान सा क्वेश्चन हो सकता है पॉसिबल। तो ये हमारे पास हाफ लाइफ की एप्लीकेशन आ गई, कार्बन डेटिंग भी कर ली, हाफ लाइफ है क्या इसके ग्राफ समझ लिया हमने, और एक दो क्वेश्चन भी हमने देख लिए। अब अब इसमें और जो मैं अब आपकी असाइनमेंट आपको दे रहा हूँ, आप लोगों ने जो काम करना है वो यहाँ से करना है। जो इसकी यहाँ पर ये जो थ्योरेटिकल यहाँ पे चीजें लिखी हुई हैं, ये प्लीज हो सकता है टाइपिंग एरर्स वगैरह हो, देख लीजिएगा। तो प्रिकॉशनरी स्टेप्स इन हैंडलिंग रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, क्या क्या हो सकता है? ये एमसीक्यूज P2 के अंदर बेटा कमेंट वाले क्वेश्चंस में आते हैं, ठीक है। उसके बाद इन प्रिकॉशनरी, उसके बाद ये कुछ चीजें हैं, मतलब ये थ्योरिकल, इसमें मेरा कोई काम नहीं है, इसलिए मैं आपको साइन कर रहा हूँ। आप लोगों ने पढ़ना है, सिंपल इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग नॉलेज है, तो इसको आपने इन चीज़ों को पढ़ते जाना। ये इसमें इसके यूजेस भी हैं, एक और जगह पे भी लिखे हुए होंगे, डेंजर्स भी होंगे इसके। ये बेटा एप्लीकेशन आ गई आइसोटोप्स की, एग्रीकल्चर में, आर्कियोलॉजी में, ठीक है। ये थ्योरेटिकल इसके पार्ट्स हैं, ये आपको बेटा प्लीज खुद पढ़ने पड़ेंगे। तो ये जो है आप लोगों ने इस पे काम करना है। तो अब मैंने सिलेबस को मैं देख लूंगा, अगर कोई चीज़ रह गई हुई तो मैं उस पर वर्कआउट कर लूंगा, कल उस पर काम कर लेंगे। अदरवाइज मेरे हिसाब किताब में ये काम कंप्लीट हो चुका है इसका, न्यूक्लियर का। और कल की मैं प्लान कर रहा हूँ, अगर हमने ये कर लिया हुआ है तो कल की ऑनलाइन क्लास के अंदर जो है मैं क्या करूँगा, मैं जो है आपको क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। और कल की फिजिकल क्लास में जो लोग आएंगे उनके लिए मैं न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन की इक्वेशंस जो है एक दफा उनको डिस्कस कर लूंगा। शाम की क्लास यानी इवनिंग ऑनलाइन क्लास के अंदर हम इसके 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ताकि हमें एक फेयर आइडिया हो जाए। फिर हम उसे नेक्स्ट डे
यानी सैटरडे को प्रोबेबली स्पेस फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, सैटरडे को या संडे को स्पेस फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि स्पेस फिजिक्स 2 डेज 3 डेज अर्ली ट्यूसडे तक सिलेबस एंड हो जाना चाहिए। तो खैर, तो अब आप लोगों से कल जो जिनकी फिजिकल क्लास है उनसे मुलाकात होगी, बाकी ऑनलाइन मुलाकात होगी। टेक केयर बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।